हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। और क्या हाल है, कैसे हैं सब। आज हम पढ़ाएंगे इनकम टैक्स का तीसरा पार्ट। इनकम टैक्स का तीसरा पार्ट क्या है? निवासी स्थान और कर दायित्व। आपको पता होगा शायद कि इनकम टैक्स लगाने के लिए सरकार ये देखती है कौन यहाँ का निवासी है, कौन यहाँ का निवासी नहीं है, कौन यहाँ का साधारण निवासी है, कौन यहाँ का असाधारण निवासी है। इंग्लिश में बता दें, यहाँ देखा जाएगा कौन रेसिडेंट है, कौन नॉन रेसिडेंट है, कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कौन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। मैं टैक्स लगाने के लिए आपकी निवासीय स्थिति रेसिडेंटियल स्टेटस भी देखा जाता है। देखिए, इस पार्ट का नाम है, इस लेसन का नाम क्या है? रेसिडेंटियल स्टेटस। रेसिडेंटियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी, इस चैप्टर का नाम है रेसिडेंटियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी। हिंदी में कहते हैं निवासीय स्थान, निवासीय स्थिति एवं कर दायित्व। अब देखिए, आज का डेट क्या है? डेट बड़ा भूल गए। आज कौन सा डेट है? देखिए 25 फरवरी 2022 डेट डाल दी मैंने, पता रहेगा। देखिए, रेसिडेंटियल स्टेटस कैसे डिसाइड करते हैं? रेसिडेंटियल स्टेट जो निवासी स्थिति है, इसको जानने के पहले जानिए जो असेसी होते हैं, टैक्स चुकाने वाले होते हैं। हम बता चुके हैं व्यक्ति को कई भागों में बांटा गया है। एक तो जो स्त्री पुरुष या व्यक्ति कैसे, इंडिविजुअल हो गया, एक हिंदू भाई परिवार हो गया, कंपनी हो गई, फर्म हो गई। इन सबका रेसिडेंटियल स्टेट निकालने का अलग अलग तरीका है। देखिए, इसमें क्या होगा आप देखेंगे। पहले दो पार्ट कर लीजिए। जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, इसका अर्थ क्या हो गया? एक व्यक्ति। इंडिविजुअल हो गया RHUF माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनका कुछ रूल्स अलग है। बाकी अगर कंपनी हो गई, कंपनी है या फर्म है, AOP BOI है, इन सब का रूल्स को अलग है। फिर बता रहे आपको रेसिडेंटियल स्टेटस, निवासी स्थिति जानने का सबका रूल्स अलग अलग है। एक इंडिविजुअल माने एक व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कंपनी, फर्म, AOP BOI, इनका नियम अलग है। अगर एग्जाम में आ जाए निवासीय स्थिति बताने के लिए तो आप पहले दो पार्ट कर लीजिए। एक तरफ व्यक्ति और परिवार और एक तरफ कंपनी, फर्म, AOP BOI, ये सब आ गए। देखिए, जो इंडिविजुअल होता है, फिर इनको ध्यान दीजिए, इनको तीन भागों बांटेंगे, इनको दो पार्ट कर लेंगे। इसमें से क्या होता है? कुछ होते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, या यूं कहिए केवल रेसिडेंट होते हैं, रेसिडेंट। अब ये क्या हो जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। हिंदी में कहेंगे साधारण निवासी या निवासी, और इसे कहेंगे असाधारण निवासी। फिर बता दें आपको, ये क्या हो गया? साधारण निवासी, और ये क्या हो गया? असाधारण निवासी। पहले देखा जाए कि कंपनी आपका निवासी है या नो, एक गलत हो गया। एक सिर्फ होगा नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। और यहां क्या होगा? इनको दो पार्ट करेंगे, इनका दो पार्ट करेंगे। पहला क्या होगा?
इनका हो जाएगा या तो रेसिडेंट होगा, या तो रेसिडेंट होगा या फिर नॉन रेसिडेंट होगा। देख रहे ना, जैसे जो इंडिविजुअल है माने एक व्यक्ति है या कोई फैमिली है, फैमिली वालों को पहले देखा जाएगा वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। हिंदी में क्या कहेंगे, निवासी है या अनिवासी है। उसी प्रकार कंपनी में भी क्या देखा जाएगा कि वो यहाँ का रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, अब यहाँ इसको तो बस इतना ही छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर दो भाग करेंगे। जो रेसिडेंट है इसको दो पार्ट में करेंगे। पहला लिखेंगे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट। यहाँ का साधारण निवासी। एक होगा ये नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। आपने क्या देखा, जो इंडिविजुअल होता है, परिवार होता है, उसके पहले दो पार्ट करेंगे, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। अब फिर रेसिडेंट में दो पार्ट करेंगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ गया है, प्रेजेंट टाइम में एक कॉन्सेप्ट और आ गया है। एक होता है डीम्ड रेसिडेंट। अब यहां बताएंगे आपको ये डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है। ये पहले नहीं था, इस साल एक आ गया डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट देखिए काफी झंझट इसमें है। यहां पर इंडिविजुअल में पहले आपने देखा रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट, फिर रेसिडेंट को दो पार्ट किया, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसमें एक कॉन्सेप्ट आ गया है डीम्ड रेसिडेंट। एक नया कॉन्सेप्ट आया है इस साल से, ये पहले नहीं था, इस साल से नया कॉन्सेप्ट लागू हुआ है डीम्ड रेसिडेंट। ये तीनों क्या होता है इसको हम डिटेल में बताते हैं आपको। देखिए अभी तो मैंने बता दिया कि रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। देखिए हम कैसे डिसाइड करेंगे, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ इनकम टैक्स का नियम है जिसके बेस पर डिसाइड करते हैं कि भैया वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। यहाँ देखा जाएगा कि आप पिछले साल प्रीवियस ईयर में भारत में कितने दिन रहे हैं। एक बात याद रखिए, यहाँ नागरिकता को छोड़ देंगे, सिटीजनशिप इज इररिलेवेंट। आप यहाँ के सिटीजन हैं या सिटीजन नहीं है उसको हटा दीजिए। यहाँ का रेसिडेंट होने के लिए पिछले साल आप यहाँ भारत में कितने दिन रहे ये देखा जाएगा। अब हो सकता है यहाँ का कोई निवासी हो, वो हो सकता है यहाँ कोई नागरिक है। मान लीजिए हम यहाँ के नागरिक हैं, हम विदेश चले गए, पिछले साल कुछ दिन तक नहीं आए, वो डेज निकाला गया है, तो हमको यहाँ का निवासी अनिवासी मान लिया जाएगा। तो एक यहाँ का नागरिक भी यहाँ का मूल निवासी भी हो सकता है यहाँ का अनिवासी मान लिया जाए, और एक विदेशी व्यक्ति जो विदेश का नागरिक है उसको यहाँ का निवासी मान लिया जाए। ये सब क्या क्राइटेरिया है, क्या नियम है, इसको आप डिटेल में समझते हैं। देखिए इसमें सरकार ने पहले शर्त लागू किया है, निवासी होने के लिए कुछ शर्तें हैं। देखिए इसे कहते हैं पहला आधार शर्त। आधार शर्त आधार शर्तें, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशंस। निवासी होने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन आपको पूरा करना पड़ेगा। ये बेसिक कंडीशन क्या है, देखिए दो होता है। ये पहला कंडीशन क्या है,
प्रीवियस ईयर माने एक साल पहले। प्रीवियस ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं? गत वर्ष। प्रीवियस ईयर में 182 दिन, 182 दिन या 182 दिन से अधिक, 182 दिन से अधिक भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। आपने क्या देखा? कोई व्यक्ति भले वो विदेशी हो, अगर यहां आकर के भारत में पिछले साल प्रीवियस ईयर कौन चल रहा है? 2020-21। प्रेजेंट टाइम में भाई असेसमेंट ईयर कौन है? 2021-22। और प्रीवियस ईयर क्या है? 2020-21। तो 2020-21 में अगर कोई व्यक्ति यहाँ भारत में आकर 182 दिन या 182 दिन से अधिक रहता है तो उसे एक साल के लिए यहाँ का निवासी मान लिया जाएगा, भले ही वह व्यक्ति विदेशी नागरिक हो। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन अगर वो भी अगर यहाँ भारत में 182 दिन रुक जाते हैं तो उनको एक साल के लिए निवासी मान लिया जाएगा। अब 182 दिन लगातार नहीं रहना है भाई, बीच में आते रहे जाते रहे भाई, 8 दिन रहे, 10 दिन रहे, 1 महीना रहे, 2 महीना रहे, बार बार आते जाते रहे तो जरूरी नहीं कि लगातार 182 दिन रहे, लेकिन एक साल में जोड़ करके उनका 182 दिन भारत में होना चाहिए, तो उनको एक साल के लिए यहाँ का निवासी मान लिया जाएगा। अब चलिए और फिर अनिवासी को देखिए आधार शर्त, दूसरी शर्त, 2 शर्त है ना, यह शर्त है और दूसरी शर्त क्या है? देखिए बी। मान लीजिए अगर वो यहाँ ए नहीं होता है, बी क्या है? देखिए प्रीवियस ईयर में 60 दिन या 60 दिन से अधिक, 60 दिन से अधिक। प्रीवियस ईयर में 60 दिन या 60 दिन से अधिक और प्रीवियस ईयर से पहले, प्रीवियस ईयर से पहले, प्रीवियस ईयर से पहले 4 वर्षों में 365 दिन या 365 दिन से अधिक, 365 दिन से अधिक भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। तो क्या देखा आपने? वो अगर प्रीवियस ईयर पिछले साल 60 दिन या 60 दिन से ज्यादा रहे, कहां रहेगा? भारत में। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर से पहले 4 वर्षों में 365 दिन या 365 दिन से अधिक भारत में रहा हो। माने या तो ये कंडीशन पूरा करे या तो ये कंडीशन पूरा करे, दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा कर देता है तो उसे एक साल के लिए भारत का निवासी माना जाएगा। याद रखिए, ये टैक्स का कानून पढ़ा रहे हैं हम, केवल टैक्स लेने के लिए ऐसा करेंगे, अदर कोई इंडिया में जो नियम है वो हम नहीं बता रहे बेटा। जैसे अगर सिर्फ टैक्स लगाने के लिए उसे यहाँ पर निवासी माना जाएगा, और अदर जो कानून चलता है वो अपना अलग कानून, ये सिर्फ टैक्स का कानून अलग है। तो आपने देखा है आधार शर्त, एग्जाम में थ्योरी आ सकती है कि निवासी की आधार शर्तें कौन कौन हैं, आप ये लिखेंगे आधार शर्तें ही है, तो दोनों में एक होना चाहिए, या तो ये सेटिस्फाई हो या तो दोनों में से एक होना चाहिए। अब चलिए, अभी आपने देखा आधार शर्त, एक बात याद रखिए, कुछ कंडीशन ऐसा होता है जहां की ये शर्त लागू नहीं होती है,
हालांकि हर जगह लागू है या ये सब तो ऐसा तो, लेकिन कुछ ऐसा नियम है, कंडीशन है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए सरकार ने कहा है कि तुमको 182 दिन रहना है। ये नियम लागू नहीं होता। ये नियम कहाँ लागू नहीं होता है उसको पता चलते हैं। देखिए, एक्सेप्शन, अपवाद, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? अपवाद। ये अपवाद का क्या अर्थ होता है? तो माने ये कहा, ये बी वाला नहीं लागू होगा। किस कंडीशन में, किस व्यक्ति के लिए ये जो बी वाली शर्त है लागू नहीं होगी? यहां लिखिए कंडीशन बी, कंडीशन बी माने ये वाला कंडीशन इज नॉट अप्लीकेबल, इज नॉट applicable to following persons, to following persons। ध्यान दीजिए, ये जो दो ये बता, अभी बता, ये बी वाला कंडीशन कहीं कहीं लागू नहीं होता। कहां नहीं लागू होता? देखिए, फर्स्ट नंबर 1, जहाजी बेड़े का सदस्य, जहाजी बेड़े का सदस्य, ये जहाजी बेड़े का सदस्य ने क्या हुआ? इसे कोई शिप चल रही है, जहाज चल रही है, तो व्यक्ति उस जहाज पर काम करने वाले हैं, वो विदेश जाते रहते हैं, विदेश से आते रहते हैं। उनके लिए सरकार ने क्या कहा कि अगर तुम जहाज पे काम कर रहे हो, जहाज के कर्मचारी हो, हमेशा विदेश का आना जाना लगा है, तो उनके लिए सरकार ने क्या कहा कि तुमको निवासी होने के लिए 182 दिन रहना पड़ेगा। ये नियम लागू नहीं होगा। समझ बात ना, कि जो व्यक्ति जहाजी बेड़े का सदस्य है, मैं जहाज के कर्मचारी है, विदेश आना जाना लगा है भाई, तो उसके लिए सरकार ने क्या बोला कि तुम्हारे लिए ये जो कंडीशन बी है, ये नियम लागू नहीं होगा। सिर्फ एक नियम लागू हुआ, 182 दिन वाला। और दूसरा देखिए, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और विदेश में रहता है, विदेश में रहता है, जो व्यक्ति भारत का नागरिक है और विदेश में रहता है और भारत में भ्रमण पर आता है, घूमने आता है, भारत में घूमने आता है, इसी यहाँ का कोई नागरिक है, जाके अमेरिका में रहा है, रूस में है, जापान में है, विदेश में है, फॉरेन कंट्री में है, और यहाँ घूमने के लिए आता है। कभी कभी आता है, घूमने का मतलब है बिजनेस के लिए भी आ रहा होगा, कोई व्यापार करता है यहाँ से, कभी कभी यहाँ व्यापार के पर्पज से आ रहा है, मैंने भारत में आ रहा है और भारत का नागरिक है लेकिन रहता विदेश में है। तो ऐसे में तो सरकार ने क्या कहा कि तुमको ये कंडीशन बी नहीं लगेगा, हमेशा 182 दिन ही देखा जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा एक नया रूल्स आया है इस साल से सरकार ने एक नया नियम निकाला है डीम्ड असेसी का, डीम्ड रेसिडेंट का। अभी देखिए, ये कौन है? जो भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति है, माने भारतीय मूल का व्यक्ति कौन है? जो भारत में पैदा हुआ या उसके बाप दादा कोई भारत में पैदा हुए, भारतीय मूल का व्यक्ति है या भारत का नागरिक है, भारत का ये भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है। भारतीय मूल का व्यक्ति क्या होता है? जिसके दादा दादी यहाँ इंडिया में पैदा हुए हैं और वो अब वो जाकर लड़का विदेश में रहता है,
या भारत का नागरिक है, उसके लिए सरकार ने क्या कहा? देखिए हम बता रहे थे ना कि 182 दिन कहाँ लागू होगा और 60 दिन और 365 दिन कहाँ लागू होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्सेप्शन था कि जो व्यक्ति जहाजी बेड़े का सदस्य है, जहाजी बेड़े क्या, जहाज का कर्मचारी है, वो बताया मैंने, भारत का नागरिक है और भारत घूमने पर विदेश में रहता है, लेकिन भारत घूमने आता है, वो बता दिया मैंने। तीसरा देखिए, अगर भारतीय मूल का व्यक्ति है या भारत का नागरिक है और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से अधिक नहीं है, तब तो 182 दिन देखा जाएगा। सरकार भी ज्यादा टैक्स लगाने का प्रयास करती है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसने क्या कहा कि अगर उसकी इनकम 15 लाख से अधिक नहीं है, माने इनकम कम है, तो उसे क्या होगा, 182 दिन रहेगा तब निवासी मानेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, जो निवासी होते हैं उन पर टैक्स ज्यादा होता है, जो यहाँ का निवासी है उन पर टैक्स ज्यादा हो जाता है, और जो यहाँ का अनिवासी है, यहाँ का निवासी नहीं है, उस पर टैक्स कुछ कम हो जाता है। कुछ ऐसी इनकम है जिस पर उसे टैक्स नहीं भरना पड़ता अनिवासी को। तो यहाँ ध्यान दीजिए, और क्या बोला गया, यदि टोटल इनकम 15 लाख से अधिक है तब क्या करेंगे, तब 182 दिन के स्थान पर 120 दिन देखा जाएगा। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होगी ना कि कब 15 लाख वाला मैटर जो आ गया, ध्यान दीजिए, अगर 15 लाख से अधिक नहीं है, 15 से अधिक नहीं है, तब तो ये दिन घटा दिए, तब तो 182 दिन देखे, 182 दिन देखे। लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा हो गई, अगर 15 लाख से अधिक कमा रहा है, तब उन्होंने कहा तब तो 120 दिन में ही निवासी मान लिया। ऐसे में क्या होगा, टैक्स ज्यादा मिल जाएगा। तो आपने भी क्या देखा कि आधार शर्तें, देखिए 2 शर्त है, अभी मैंने आधार शर्त बताया, एक बताएंगे अति शर्त। परीक्षा में कैसे पूछेगा, आधार शर्त कौन कौन होती है, आप ये बताएंगे आधार शर्त 2 होती है। और क्या पूछेगा, क्या दोनों आधार शर्त पूरा करना होता है? नहीं, दोनों में से एक आधार शर्त, या तो ए वाली शर्त पूरा करो या तो बी वाली शर्त पूरा करो। और क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कौन से कंडीशन है जहां आधार शर्त लागू नहीं होगी, तब ये आपको इससे बताएंगे नीचे वाला कंडीशन। 3 क्वेश्चन बनेगा ना कि आधार शर्त कौन कौन होती है, 2 शर्त होती हैं। पहली आधार शर्त क्या होती है, दूसरी आधार शर्त क्या होती है, क्या दोनों आधार शर्त पूरा करेगा? नहीं, केवल एक आधार शर्त, या तो ए पूरा करो या तो बी पूरा करो। और एक क्वेश्चन और बनेगा, किस परिस्थितियों में कौन सी कंडीशन है या किस व्यक्ति के लिए दूसरी आधार शर्त लागू नहीं होगी। क्या बताया मैंने, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको दूसरी आधार शर्त लागू नहीं होगी, तब ये नीचे आंसर देंगे। नीचे आंसर क्या दिए, देखिए, जहाजी बेड़े का सदस्य, जो जहाज का कर्मचारी है, जहाज पर काम कर रहा है और विदेश आना जाना लगा है, और भारत का नागरिक जो विदेश में रहता है और भारत में घूमने आता है। यहाँ का कोई व्यक्ति है, यहाँ का नागरिक है, उसका परिवार यहाँ पर है और वो विदेश में रहता है, कभी कभी घूमने आता है। तीसरा क्या है, तीसरे में थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय मूल का व्यक्ति है या भारत का नागरिक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद उसकी टोटल इनकम 15 लाख से अधिक नहीं है, 15 लाख से अधिक नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर 15 लाख से अधिक नहीं है तब 182 दिन होगा, और जब 15 लाख से अधिक हो जाए, 15 लाख से अधिक हो जाए, तब 182 दिन के स्थान पर 120 दिन हो जाएगा। ये याद है आपको एग्जाम में, बड़ा ठीक है, इस साल नया नियम आया है। अब चलिए, ये तो आपने अभी आधार शर्त देखा, अब देखिए अतिरिक्त शर्त देखिए। देखिए अतिरिक्त शर्तें, एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस, ये कितने, 2 होती हैं, ये भी 2 होती हैं, अतिरिक्त शर्तें भी 2 होती हैं। जैसे आप अभी देखा
कि आधार शर्त 2 थी, उसी प्रकार ये अतिरिक्त शर्त भी 2 है। पहला क्या है, प्रीवियस ईयर से पहले, प्रीवियस ईयर से पहले 10 वर्षों में, 10 वर्षों में 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक, या 2 वर्ष से अधिक भारत का निवासी माना गया हो, भारत का निवासी माना गया हो। क्या देखा आपने, अगली शर्त में पहली शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है, देखिए ये क्या है कि प्रीवियस ईयर से पहले 10 वर्षों में 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक भारत का निवासी माना गया हो। अब देखिए दूसरी शर्त क्या है, दूसरी अतिरिक्त शर्त, प्रीवियस ईयर से पहले, प्रीवियस ईयर से पहले 7 वर्षों में, 7 वर्षों में 730 दिन, 730 दिन या 730 दिन से अधिक, या 730 दिन से अधिक भारत में रहा हो, भारत में रहा हो। इस प्रकार परीक्षा में पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि अतिरिक्त शर्तें कौन कौन है, तो आप बताएंगे 2। पहली अतिरिक्त शर्त क्या है, प्रीवियस ईयर से पहले 10 वर्षों में 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक भारत का निवासी माना गया हो। और दूसरी अतिरिक्त शर्त क्या है, प्रीवियस ईयर से पहले 7 वर्षों में 730 दिन या 730 दिन से अधिक भारत में रहा हो। अब ध्यान दीजिए, वहां भी 2 शर्त थी, लेकिन यहां दोनों बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर से पहले की। जो आपने आधार शर्त देखा था उसमें बात हो रही थी प्रीवियस ईयर की बात हो रही थी, और ये जो अतिरिक्त शर्त है वो प्रीवियस ईयर से पहले की बात कर रहा है। अब देखिए, अच्छा देखिए, अभी आपने बताया कि आधार शर्त क्या है और अतिरिक्त शर्त क्या है। इसी के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कौन यहाँ का निवासी है, कौन यहाँ का अनिवासी है। आइए कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए। अब पहली बात करते हैं इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल कौन होता है, एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है। अब इसकी निवासी स्थिति कैसे निकालें, देखिए इसको 3 पार्ट कर लेना। इसको आप पहला देखिए, नंबर 1 आप कह सकते हैं निवासी, इस तरीके देखिए, इस तरीके देखिए। पहला हो गया, पहले आप देखेंगे वो निवासी है या फिर अनिवासी है। निवासी कौन होगा, जो ये कौन होगा, जो एक या दोनों आधार शर्तें, दोनों आधार शर्तें पूरी करे। किसी निवासी मानेंगे जो आधार शर्त पूरी करे। अभी मैंने आधार शर्त बताया था, अगर परीक्षा में थ्योरी आ जाए तो आप लिखिए ना, पहले लिख दीजिए कि जो एक या दोनों आधार शर्त पूरी करता है, इसके बाद वो आधार शर्त नीचे लिख दीजिए। आधार शर्त क्या क्या है बताया था अभी, 182 दिन और 60 दिन, 365 दिन, ऐसा कुछ बताया था ना। तो जो दोनों एक आधार शर्त या दोनों आधार शर्त पूरी करे उसे क्या कहेंगे, निवासी। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रेसिडेंट।
रेसिडेंट। और फिर अनिवासी कौन होगा? जो कोई भी आधार शर्त पूरी न करे, जो कोई भी आधार शर्त पूरी न करे। यानी लिखिए, जो कोई भी आधार शर्त पूरी न करे, कोई भी आधार शर्त पूरी न करे। आप समझ गए निवासी कौन है और अनिवासी कौन है। अब देखिए, अनिवासी हो गया तब तो कोई बात नहीं, इसी पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर निवासी हो गया तो इसको दो पार्ट करेंगे आप, निवासी को दो भाग करेंगे। इसमें क्या देखेंगे, यहां का साधारण निवासी, साधारण निवासी और असाधारण निवासी, असाधारण निवासी, निवासी और असाधारण निवासी। साधारण निवासी कौन होगा? जो दोनों अतिरिक्त शर्त पूरी करे, दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करे। जो दोनों शर्त पूरी करेगा, अतिरिक्त शर्त, अतिरिक्त शर्त कैसा बताया था नहीं? अतिरिक्त शर्त 10 साल में 2 साल निवासी हो, 7 साल में हो 730 दिन रहे, अभी बताया था आपने। अब देखिए, फिर असाधारण निवासी क्या होगा? जो एक या दोनों, जो एक या दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी ना करे, अतिरिक्त शर्तें पूरी ना करे। तो आपने क्या देखा कि निवासी कौन होगा, अनिवासी कौन होगा, साधारण निवासी कौन होगा, असाधारण निवासी कौन होगा। तो साधारण निवासी कौन है? जो दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करे। और असाधारण निवासी कौन है? जो एक या दोनों अतिरिक्त शर्त पूरी न करे। मान लो अगर एक अतिरिक्त शर्त पूरी नहीं किया तब भी वो असाधारण हो जाएगा, दोनों अतिरिक्त शर्त पूरी नहीं किया तब भी असाधारण हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि कौन निवासी है, कौन यहाँ का अनिवासी है। अगर एग्जाम में आ जाए तो पहले वो शर्तें लिख दीजिए, शर्तें लिखने के बाद आप इस तरीके आंसर दे सकते हैं कि निवासी कौन होगा, साधारण निवासी कौन होगा। अच्छा, इसका आगे लिख लीजिए, साधारण निवासी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और असाधारण को क्या कहते हैं? नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और फिर अनिवासी को क्या कहते हैं? नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट। इस तरीके आप पहले व्यक्तियों को इतने भाग बांटेंगे, इतना भाग बांटने के बाद तब डिसाइड करते हैं उन पर कौन सी आय है जिस पर टैक्स लगाया जाए और कौन सी ऐसी आय है जिस पर टैक्स ना लगाया जाए। इसलिए इनको इतने भागों में बांटते हैं। ये बताया, आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, एक उदाहरण समझाते हैं, एक बात समझ आ जाएगी। इलस्ट्रेशन लीजिए, मान लीजिए मिस्टर राम जो अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, पहली बार
पहली बार, ये राम छोड़ दीजिए, कोई विदेशी नागरिक ले लीजिए, एक विदेशी नागरिक, एक विदेशी नागरिक, एक विदेशी नागरिक जो अमेरिका में रहता है पहली बार भारत, पहली बार भारत कब आता है? देखिए 1 जनवरी 2020 को आता है। जनवरी से जुलाई कर लीजिए या 1 सितंबर कर लीजिए। 1 सितंबर 2020 को आता है और पुनः 31 दिसंबर 2021 को भारत छोड़ देता है, भारत छोड़ देता है। ध्यान दीजिए, ये विदेशी नागरिक है जो अमेरिका में रहता है, जो अमेरिका में रहता है पहली बार भारत कब आता है? 1 सितंबर को 1 सितंबर 2020 को भारत आता है और पुनः 31 सितंबर 2021 को भारत छोड़ देता है। ये हम 31 दिसंबर लेते हैं। हम कुछ बताना चाहते हैं आपको, उस तरीके देखिए। चलिए अब देखिए, अब हमें क्या बताया गया है कि 182 दिन होना चाहिए। देखिए 182 दिन गिनेंगे कहां से काउंट करेंगे? वो दिसंबर में आया 2020 में, 31 में 2021 को चला गया। अगर इस हिसाब से जोड़ेंगे तो उसका पूरा 12 महीना हो गया। लेकिन ऐसे नहीं जोड़ा जाएगा। आप जब भी इस साल जोड़ेंगे, किसी की निवासी स्थिति निकालेंगे, तो निवासी स्थिति निकालने के लिए शुरुआत कहां से करेंगे? 1 अप्रैल से। चूंकि फिनांशियल ईयर चलता है, जब भी इनकम टैक्स क्वेश्चन लगाना हो तो शुरुआत आपकी 1 अप्रैल से होगी और खत्म कब होगी? 31 मार्च को। इस समय देखिए हम यहाँ शुरुआत कहां से करेंगे? इसका सॉल्यूशन आप यहां देखेंगे 2020 में कहां शुरू करेंगे? अप्रैल से माने अप्रैल, फिर देखेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब फिर 2021 आ जाएगा। 2021 में जनवरी, फरवरी और मार्च। ये लिमिट मत भूलना, हमेशा शुरुआत कब होगी? 2020 में अप्रैल से, और समाप्त कब करेंगे? 2021 में मार्च में। इसके बीच में वो भारत में रहा कि नहीं, वो मत देखिए। दिसंबर 2021 चला गया और ये आया कब? दिसंबर 2020 में आया है। मुझे नहीं देखना है, मुझको ये बताइए कि 2020 में अप्रैल में क्या वो भारत में रहा? फिर सुनिए, एक क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि 2020 में अप्रैल में वो भारत में था या नहीं। आप ध्यान दीजिए, तो विदेशी नागरिक है जो पहली बार भारत में कब आया है? दिसंबर 2020 में। भारत कब आया? दिसंबर 2020 में, माने वो यहाँ आया है, दिसंबर में आया है। और कब आया? 31 दिसंबर को। तो दिसंबर में भारत में कितने दिन रहा हो? 1 दिन। सोचते भाई, वो 31 दिसंबर को आया तो वो दिसंबर में 1 दिन माना जाएगा। इसके बाद वो जनवरी में यहाँ रहा 31 दिन, फरवरी कितना हुआ? 28 दिन, मार्च कितना हुआ? 31 दिन। अब आप कहेंगे वो दिसंबर में गया है, लेकिन हम मार्च के बाद नहीं जोड़ेंगे। फिर शुरुआत करेंगे अप्रैल से और मार्च पर रुक जाएंगे। हालांकि वो गया है दिसंबर में, 2021 दिसंबर में गया है ना, लेकिन हम मार्च के बाद जोड़वे नहीं करते, मार्च तक रुक जाते हैं और शुरुआत कहाँ किया था? अप्रैल में।
वो अप्रैल में भारत में नहीं आया था, अप्रैल में भारत में नहीं आया था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में आया नहीं। जब वो आया वहां से जोड़ना शुरू किया, तो आप जोड़िए कितना हुआ ये, 1 1 2 1 3 8 3 11 3 1 4 2 6 3 9, कितना दिन हुआ, 91 डेज। भारत में वो कितने दिन रहा, 91 डेज। और आपको पता है ना कि उसे यहाँ का निवासी होने के लिए 182 दिन चाहिए, 182 डेज, लेकिन यहाँ कितना है, 91 दिन, तो उसे यहाँ का अनिवासी मान लिया जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, वह इस साल, एक साल के लिए भारत का अनिवासी माना जाएगा, क्योंकि वह भारत में 182 दिन से कम रहा है, 182 दिन नहीं पूरा हुआ तो यहाँ का निवासी मान लिया जाएगा। लेकिन एक मैटर और फंसा है, ये 60 से ज्यादा हो गया, 182 तो नहीं पहुंचा लेकिन 60 से ज्यादा हो गया, तब आप क्या करेंगे, भगवान से मनाइए परीक्षा में जो क्वेश्चन आए वो 182 हो जाए तो ठीक रहता है, या 60 से भी कम होता ठीक था, 182 तो नहीं किया लेकिन ये 60 दिन से ज्यादा है। क्योंकि आपने आधार शर्त में क्या लिखा था, आधार शर्त में 60 दिन में लिखा हुआ है, पढ़िए जाकर वापस कि आधार शर्त में 60 दिन का भी क्राइटेरिया दिया है। ये 60 दिन से ज्यादा हो गया, अगर 60 दिन ज्यादा हो गया तो आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, आप पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देखिए तो भारत में वो पहली बार आया है, इसका मतलब पिछले 4 साल भारत में आया ही नहीं था। तो ऐसी दिशा में यहाँ वो दूसरी आधार शर्त भी लागू नहीं हो रही है। आप क्या लिखें यहाँ पर, यहाँ लिख दीजिए, आप क्या लिखेंगे कि वह भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा नहीं रहा है, या ऐसे कहिए कि वह भारत में 182 दिन से कम रहा है, अतः उसे कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अनिवासी मान लिया जाएगा, मात्र 1 साल के लिए। अभी आज मैंने बताया एक व्यक्ति के लिए इतना पढ़ते रहिए, इसका भी जो तीसरा चैप्टर चल रहा है इसका आधा भाग हम कल पढ़ाएंगे, फिर कल मिलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कीजिए, इस पर व्हाट्सएप कीजिए 9451963464। आप इससे फ़ोन कीजिए या मोबाइल मैसेज कीजिए। ये इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह मिलेगा। आप अगर आप सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, सीए में करना चाहते हैं वहाँ मिलेगा, बीकॉम में तो है ही, और अदर कंप्यूटर में भी है। ठीक है, जैसे हमें अभी देखिए, इस पर आप इस व्हाट्सअप कीजिए या फिर आप फोन करके बात कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।